हे गाइस, हाउ इज द जोश? हाय सर। सरकार, आई होप जिंदगी मस्त चल रही है। रिवीजन लेक्चर से आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल रहा है रिवीजन करने में और आपको मजा भी आ रहा होगा कि सर फास्ट में रिवीजन हमारा हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा इनडायरेक्ट टेक्स्ट पे और बढ़ गया होगा। आइए सरकार, हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर 3। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन नंबर 12 में कवर है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 13 में कवर है। सेक्शन नंबर 14 आपके सिलेबस में नहीं आता। सर सेक्शन नंबर 12 बोलता है गुड्स के लिए कि सर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जब आएगा तब लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आती है और वो टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा वो डिटरमाइन होगा फॉलोइंग सबसेक्शन से। ये था सबसेक्शन नंबर 1। सबसेक्शन 2 से मेन बात शुरू होती है। सर गुड्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं आपसे। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? सर गुड्स के केस में, सर गुड्स के केस में आपको पता है एक नोटिफिकेशन देखिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर एडवांस पेमेंट अगर रिसीव होता है तो उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली बता रहा हूं मैं आपको। सर इन केस ऑफ गुड्स डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो सर एज पर सेक्शन नंबर 31, अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा इस पर। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जहां जहां भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए, वहां डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर आपने टाइमली बिल इशू नहीं किया तो ऐसे केस में जिस दिन बिल इश्यू जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप कहेंगे सर एज पर सेक्शन 31 बिल कब इश्यू हो जाना चाहिए था? सर इनवॉइस इश्यू करने का टाइम कितना है? 30 डेज है ना बेटा। वो खाक सर्विसेज के केस में 30 दिन का वक्त मिलता है, गुड्स के केस में कोई 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है। गुड्स के केस में टाइम टू इश्यू द इनवॉइस क्या है? जहां पर भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स वहां पर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। और जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं होता है तब जब वो गुड्स मैंने कस्टमर को डिलीवर कर दी, व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, उस दिन या उससे पहले पहले मेरे को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स सर पीरियडिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सप्लायर इशू करता है कस्टमर को, या फिर पीरियडिकली एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेसिपिएंट कस्टमर को पेमेंट करता है। तो सर जब जब भी या तो सप्लायर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा या रेसिपिएंट पेमेंट करेगा सप्लायर को, सर उस टाइम उतने अमाउंट का बिल इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। किस पर? सर उस कस्टमर पर। और उस दिन उतने अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। ये था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड सर ध्यान देना, अगर कभी भी गुड्स आपने अप्रूवल बेस पे सेल किया है, सर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ऐसे केस में जब गुड्स रिमूव होगा तब आप डिलीवरी चलाना इशू करेंगे। पर सर टैक्स इनवॉइस कब इश्यू करना होता है? या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। क्लियर? डन। ये था क्या? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 जहां पे भी गुड्स के केस में टाइम में लायबिलिटी आती है सप्लायर पर, वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सिंपली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और अगर टाइमली बिल इशू नहीं किया तो जब बिल इशू जाना चाहिए वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3 की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर रेसिपिएंट लायबल होता है। गुड्स की बात कर रहा हूं, सर्विसेज की बात बाद में करूंगा मैं आपको। सर इन केस ऑफ गुड्स सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। रेसिपिएंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर 3, ये 3 इवेंट है, इनमें से विच एवर इज अर्लीस्ट वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा। फर्स्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, गुड्स रिसीव हो गया है, या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, और सर date of making payment by the recipient to the supplier, whichever is earliest. Sir, receipt of goods, payment या 31st day from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice, whichever is earliest is the time of supply. अच्छा, date of making payment कब मानेंगे? सर रेसिपिएंट जो रिवर्स चार्ज में खुद लायबल है उसने जब पेमेंट किया कस्टमर को, या तो उसके अकाउंट से, सर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट से एंट्री कर दी उसकी, या फिर उसके बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हो गया, कम हो गया, कट गया पैसा, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा। क्लियर? और अगर इन तीनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो जिस दिन रेसिपिएंट ने उन गुड्स के रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी है उस दिन मान लेंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई था, अगर इन तीनों से डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो। सर ये था क्या? सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 4 बोलता है कि वाउचर्स और कूपन के केस में, सर इन केस ऑफ वाउचर और कूपन इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, मतलब सर मान लो मेरा एसी का शोरूम है और मैं एसी का वाउचर दे रहा हूं, मतलब या ज्वेलरी का शोरूम है ज्वेलरी का वाउचर दे रहा हूं, तो सर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल कि ज्वेलरी ही मिलेगा इसके अगेंस्ट, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इज टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो ऐसे केस में सर जब आप एक्चुअली उस वाउचर को रिडीम कराएंगे वो क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर रिडीम नहीं करा तो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आएगा। पर अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो सर जब वाउचर आपने इश्यू किया वही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। भले आप वाउचर रिडीम कराओ या ना कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? देन आ रहा है क्या? अच्छा, एक और एग्जांपल, बिग बाजार का आपको गिफ्ट वाउचर मिला है या वाउचर मिला है, अब सर इसके अंदर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, आप चाहे तो 1000 गुड से 1000 में से कुछ भी परचेज कर सकते हो, 100 रुपए का आपको वाउचर मिला है, तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, आप क्या खरीदने वाला आपको नहीं पता सर। तो जब वाउचर इश्यू
क्या इस उस टाइम पे सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं कि कस्टमर क्या खरीदेगा बाद में। तो ऐसे केस में सर जब वाउचर रिडीम कराओगे तभी टाइम सप्लाई आएगा। बाकी ज्वेलरी का मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको। सर आइए सर सेक्शन में 12 सबसेक्शन 5 बोलता है क्या रेसिडुअल प्रोविजन। रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या अगर सबसेक्शन 2 3 4 से आपका टाइम सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है, जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन नंबर 5 वो बोलता है क्या अगर सप्लायर को रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट आता है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट नहीं आता डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, जब वो टैक्स का पेमेंट करा वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बोलता है क्या अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस डिलेड पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी या कोई भी कंसिडरेशन एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया उससे, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी के सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी के हिसाब से वो इंटरेस्ट, लेट पेमेंट फी या सर ओवर टाइम चार्जेस भी वैल्यू का ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। पर उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, उसके लिए सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 बोलता है क्या जिस दिन वो लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट एटसेट्रा रिसीव होगा, लेट पेमेंट चार्जेस, डिलेड पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वो जब रिसीव होगा वो दिन ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। वो रिसीव नहीं हुआ टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं है, वो आधा रिसीव हुआ तो आधे के लिए टाइम ऑफ सप्लाई है बेटा। क्लियर डन। ये हो गया क्या सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 खत्म। इसी के साथ सेक्शन 12 खत्म होता है। अब आइए सेक्शन 13 की तरफ बात करते हैं। सेक्शन 13 क्या है सर्विसेज के लिए बेटा। सर दिल थाम के बैठेगा सॉरी इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन नंबर 13। पहली बात तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या जिस दिन सर टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उस दिन लायबिलिटी आएगी। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा वो फॉलोइंग सबसेक्शन के अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा। सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस लायबल है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, वहां सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। दिल थाम के बैठेगा। यहां एडवांस पेमेंट अगर आता है जितना एडवांस आया है उतने पे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। जब एडवांस पेमेंट आता है तभी सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर सर आपने टाइमली बिल इश्यू नहीं किया, सर इनवॉइस अगर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, और ये कह दो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एक ही बात है, उसके 30 दिन में अगर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो सर जिस दिन सर्विसेज कंप्लीट करी थी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ध्यान देना बेटा सर अगर 30 दिन के अंदर आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो सर रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आती है। जिस दिन सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस था, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस था, वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर डन। और हाँ ध्यान देना बेटा अगर एडवांस अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो सर हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। इफ एडवांस अमाउंट इज अप टू ₹1000 तो सप्लायर के पास चॉइस है, वो चाहे तो अभी टैक्स पे करे या वो जब उसका उस सप्लाई के रेस्पेक्ट में इनवॉइस इश्यू करेगा तभी टैक्स पे कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और हाँ अगर मान लो इससे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है सर, ना डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पता पड़ रहा है, ना डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट पता पड़ रहा है, ना डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस पता पड़ रहा है, तो ऐसे केस में सर रेसिडुअल प्रोविजन इसके अंदर क्या कहता है क्या इफ अबव इवेंट्स आर अनअसर्टेनेबल, ऐसे केस में रेसिपिएंट जब वो सप्लाई को, वो खर्चे को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है वो दिन सप्लायर के लिए क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर डन। ये सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 जो जनरल प्रोविजन था। ध्यान दीजिएगा बेटा 1000 रुपए तक का एडवांस से हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग अगर एडवांस कुछ आया तो कुछ के लिए टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। सर एक और बात ध्यान दीजिएगा बेटा सर 30 दिन में बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 30 दिन में बिल इशू नहीं किया तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर रेट्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी आती है बेटा आपकी। क्लियर सर 30 दिन काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम है सर। कितना टाइम है सर 45 डेज का टाइम है सर। क्लियर। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस 3 बातें हैं ये, वहां पे कोई 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बेटा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में क्या होता है सर, अच्छा पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस किसको बोलते हैं सर, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली, कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर तीन केसेस का है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में या तो कोई इवेंट ऐसा होगा जैसे परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, बिल्डिंग के केस में इतना बिल्डिंग कंप्लीट तो इतना पैसा ड्यू हो रहा है, तो सर ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिसके होने पर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आ रही फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो जितना पेमेंट की लायबिलिटी आती है उतने पेमेंट के लिए मान लेंगे सर्विस सप्लाई हो गई है, सर्विस कंप्लीट हो गई है, और उस दिन जिस दिन वो इवेंट हुआ है उस दिन उससे पहले ही बिल इशू करना पड़ेगा, 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। या फिर मान लो कोई पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है, जैसे टेलीफोन सर्विसेज में पोस्टपेड कनेक्शन पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स होता है तो उस दिन उससे पहले बिल इश्यू करना पड़ेगा सर। और ये दोनों ऐसा कोई ना पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है ना ही कोई ऐसा इवेंट फिक्स है जब वो इवेंट होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा तब उस दिन उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा सप्लायर को। क्लियर डन। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है बेटा। अगर टाइमली बिल इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर। और हाँ अगर मान लो कभी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही टूट गया, आप आधी सर्विसेज प्रोवाइड करी बीच में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, जितनी वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए बेटा। क्लियर डन। सर
इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को एक फैसिलिटी और दी कि अगर ये अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं तो ये चाहे तो जब सर्विसेज कंप्लीट हुई तब या जब जिस क्वार्टर में इन्होंने सर्विसेज दी वो क्वार्टर खत्म होने के पहले पहले सर at the time of recording the transaction in the books of accounts or before the expiry of the quarter in which services were supplied whichever is earlier, वो चाहे तो सर जिस क्वार्टर में सर्विसेज कंप्लीट हुई है वो क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले कभी भी सर्विसेज का बिल इशू कर दे, या फिर जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे तब बिल इशू कर दे। इनकी चॉइस है सर, मतलब क्वार्टरली सिंगल बिल इशू कर दे वो भी क्वार्टर खत्म होने से पहले, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब, क्लियर। और अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो क्लियर। अब आ गया सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जहां जहां रेसिपिएंट लायबल होता है तो जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए वहां सर रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आएगी रेसिपिएंट की, तो रेसिपिएंट की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, डेट ऑफ making payment to the supplier or 61st day from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice whichever is earlier is the time of supply। यहां 61st day, वहां 31st day था बेटा, क्लियर सर। वहां रिसीट ऑफ गुड्स भी था, यार रिसीट ऑफ सर्विस का कोई सिस्टम नहीं है। डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, पेमेंट कब मानेंगे कब हुआ है, या तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने एंट्री कर दी, आपके बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया whichever is earlier is the date of making payment और 61st day from the date of issue of invoice or any other document in lieu of invoice, क्लियर। और अगर इन दोनों इवेंट से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो रेसिपी ने जब अपनी बुक्स में वो ट्रांजैक्शन को बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और हाँ, अगर सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इंडिया में है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, तो ऐसे केस में 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। और ऐसे केस में बोल दिया क्या, डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सर जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे वो या पेमेंट करोगे व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई, 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे अगर दोनों पर्सन कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है। तो ये था सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 एब्सोल्युटली सेम है जो हमने गुड्स के लिए पढ़े, वापस बोल देता हूं कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 बोलता है क्या, वाउचर सर्विसेज के अगर आपने वाउचर या कूपन दिए तो ऐसे केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो ऐसे केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले रिडीम कराओ या ना कराओ। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो जब वाउचर आप रिडीम कराओगे वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सर्विसेज का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट का आपको वाउचर मिला तो सर सर्विस आइडेंटिफाइबल है। सर मान लो सर मेकमाईट्रिप.com ने आपको कोई वाउचर दिया जिसमें आप फ्लाइट टिकट बुक करा सकते हो, होटल अकोमोडेशन भी करा सकते हो, 4 सर्विसेज और है, सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो सर जब रिडीम कराओगे तब टाइम सप्लाई आएगा। सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। सर देन रेसिडुअल क्वेस, अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम सप्लाई डिटरमाइन नहीं होता है तो अगर सप्लायर पर रिटर्न फाइल करने का रिक्वायरमेंट तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई, अदर केस में डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और सर लास्ट है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा रिकवरी किया है तो जिस दिन वो पैसा रिसीव हुआ है that date is the time of supply in respect of such excess payment received by supplier, clear, done। इसी के साथ भारत माता की जय, इसी के साथ टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, 13 पूरा खत्म होता है। अब भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सर ध्यान देना ये हिंदुस्तान जिंदाबाद और आपके भी जिंदाबाद के नारा लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। ये वक्त आपका है, ये वक्त आपका पढ़ाई करने का है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करिए, पूरा दम लगा दीजिए, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए प्रे करेगा। सर पूरी दुनिया आपके साथ है इसलिए आप पढ़ाई कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं कर पाते, इतने रिसोर्सेज नहीं होते। सर वी ऑल आर लकी वंस कि हम पढ़ाई कर पा रहे, इसलिए पढ़ना मतलब सीखना, आप सीखिए, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। ऑल द बेस्ट, पर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।